हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पे लगातार आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन नोट्स का क्लास बनवा रहे हैं। यह है आपका क्लास नंबर 2। इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यू क्लास स्टार्ट हो चुका है प्लस न्यू क्वेश्चंस के साथ है। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस क्लास को देखें। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं नोट्स के माध्यम से, तो वही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर बात करें आपकी बुक की, दोस्तों आपकी बुक में बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। तो पहला यहाँ पे आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, अंग और कार्य के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। यहाँ पे आपका है कि 1920 में लीग ऑफ नेशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था विश्व शांति की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विश्व शांति की स्थापना करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना होगा, आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो। 26 जून 1954, ठीक है दोस्तों, 1945, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। दोस्तों कहाँ पे है आपका? न्यूयॉर्क में है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? आप बताइए, पूछेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। आपको लिखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जनगणना से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। जनगणना का महत्व क्या है? जनगणना, सबसे पहला जनगणना कब हुआ था? ओके दोस्तों, और इसमें महिला और पुरुष का सबसे पहले अनुपात क्या था? जब पहला जनगणना हुआ था उस टाइम महिला और पुरुष का अनुपात क्या था? ऐसे ही भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे और आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका आर्थिक महत्व तो है ही है, ठीक है, सामाजिक महत्व भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्व भी है। अब ये दोस्तों तीनों आपको कैसे महत्व हैं, आगे भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 1652 मातृभाषाएं हैं। कुल कितने भाषाएं हैं भारत में? एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 1652 मातृभाषाएं हैं, जबकि संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा की मान्यता प्रदान की गई है। कितने भाषाओं की? 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में कुल 58 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाई होती है। ओके दोस्तों, भारत में कुल 58, ठीक है, यानी 58 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाई होती है। यानी इंडिया में जितने भी आपके स्कूल हैं, ओके, तो कुल मिलाकर आपके 58 भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ओके दोस्तों, राष्ट्रीय गान किसका है? तो आपको लिखना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। दोस्तों कब यह आपका कब अपनाया गया था? यह आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय गान आपका होता है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम। क्या होगा? राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम। और दोस्तों इसमें आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, यह कब अपनाया गया था? यह 1896 में। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा होता है,
इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर इसके लंबाई की बात करें तो यह ठीक है आपका होगा 3:2। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा 3:2। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 3:2 देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको चक्र भी देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपका होता है केसरिया, मध्य में यानी बीच में आपका होता है सफेद और सबसे नीचे आपका हो जाएगा हरा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आतंकवाद। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः आतंकवाद आपके 3 प्रकार के होते हैं। आप इन तीनों को लिख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पूछेगा आपसे कि भारत किस प्रकार का राज्य है, आपको लिखना होगा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ओके दोस्तों, संप्रदाय के हितों की पूर्ति के लिए किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता कहलाएगा। ठीक है, भारत में लिंगानुपात यहाँ से भी पूछ लेगा। दोस्तों अभी हमने आगे आपसे जनगणना की बात की गई थी ना, वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में लिंग अनुपात की बात की जा रही है। लिंग अनुपात का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछेगा कि 2011 में जो आपका जनगणना हुआ था उसमें महिला और पुरुष का अनुपात क्या था, पुरुष और महिला का अनुपात क्या था, तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा कि 1000 पे, ठीक है, 1 मिनट, इसमें आपका होगा 1000 पे दोस्तों आपके महिला कितनी थी? 943। ओके दोस्तों, यानी 1000 पुरुष, ठीक है, और 943 महिलाएं थी जब 2011 में पहला जनगणना हुआ था तब। ओके दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भारत में गरीबी के कारण। आप दोस्तों बहुत कुछ इसके बारे में लिख पाओगे, जो हम यहाँ पे आपको लिखवा रहे हैं आप ये भी लिख सकते हो और आप अपने मन से अलग से भी लिख सकते हो। दोषपूर्ण विकास रणनीति, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति निम्न आय और बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक कारण, परिवहन और संचार माध्यमों का अभाव। ओके दोस्तों, जब दोषपूर्ण विकास होगा तो कहीं ना कहीं गरीबी देखने को मिलेगा, और दोस्तों अगर बेरोजगारी होगा तब भी आपको यहाँ पर गरीबी देखने को मिलेगा। और प्रति व्यक्ति निम्न आय, यानी हर व्यक्तियों का जो दोस्तों आय है अगर कम होगा तो भी आपकी गरीबी होगी। और बढ़ती जनसंख्या, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही वस्तुओं का मांग बढ़ेगा। अगर वस्तुओं का मांग बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मांग महंगा भी होता है और फिर गरीबी भी आ जाती है। सामाजिक कारण, ओके दोस्तों, समाज को देखते हुए लोग 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं यह भी आपका जनसंख्या के अंतर्गत आएगा और यह भी दोस्तों आपका सामाजिक कारण बन सकता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपका है परिवहन एवं संचार माध्यमों का अभाव। अगर परिवहन और संचार के माध्यम निम्न होंगे, अधिक नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी हर चीज की पूर्ति नहीं होगी और फिर गरीबी देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी आपको कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा आपसे, तो आपको लिखना होगा कि बेरोजगारी 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, के 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण। ये आपको दोनों को लिखना होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में बेरोजगारी के कारण दोस्तों सेम चीज है आपका, जनसंख्या, कृषि पर बढ़ता दबाव, दोषपूर्ण शिक्षा, विकास की धीमी गति और पूंजी का अभाव। दोस्तों ये चीजें आपको लिखना होगा। आप अपने मन से, अपने एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हो। ठीक है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप लिखी लिखाई चीजों को लिखिए। यहाँ पर हम आपको हर एक चीजों का तरीका बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी पूछेगा आपसे कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। आपको लिखना होगा 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964
64 में हुआ था भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ बात करते हैं हम मध्याह्न भोजन। दोस्तों इसके पहले क्या था, जो पहले प्राइमरी स्कूल थे, ओके दोस्तों, आज के हम 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था कि हर बच्चों को 1 किलो 2 किलो गेहूं और चावल भी मिलता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें दोस्तों धांधलेबाजी हुआ। ठीक है, बहुत जबरदस्त हुआ था धांधलेबाजी। तो दोस्तों जो 1 किलो 2 किलो चावल देने का काम था दोस्तों, उसी ठीक है बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसे बंद कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 15 अगस्त 1995 में लागू हुआ था पहले 3 किलो गेहूं या चावल दिए जाने की। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाने लगा। इससे क्या होगा, जब बच्चों को पका हुआ भोजन मिलेगा तो बच्चे कहीं ना कहीं दोस्तों विद्यालय आएंगे। ठीक है, नियमित विद्यालय आएंगे। जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके माता पिता बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे और बच्चे पढ़ेंगे और वही खाएंगे। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे, फिर वो शाम को यानी दोपहर में जो भी टाइम होता है 3-4 बजे का, फिर वो अपने घर जाएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक ऐसा नियम था कि बच्चे स्कूल में आए, पढ़ें और खाएं। पहले क्या था कि स्कूल आओ चाहे ना आओ, महीने में एक बार आप ना चावल लो 2 किलो 3 किलो, आपने घर जाओ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वह अच्छा नियम नहीं था, लेकिन अब जो नियम लगा है यह आपका एक प्रकार का बहुत ही अच्छा नियम है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो ये चीज़ें आपकी छूट गई थी, इसीलिए हमने कहा कि चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बस अब आपका कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आपको कोई भी शंका से कोई शिकायत है किसी भी प्रश्न में, किसी अन्य प्रश्नों को लेकर, तो आप बेशक कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।